शक होता है तो उसको बहुत चीज़ करने की इच्छा होती है। तो हर्ष भी कहा जाता है कि संस्कृत में 3 बुक लिखा था। पहला बुक था इसका प्रियदर्शिका, कई बार एग्जाम में पूछा है। दूसरा बुक था इसका रत्नावली और तीसरा बुक था इसका नागानंद। ये हर्ष द्वारा लिखा गया था और कहा जाता है कि यह तीनों बुक जो है, भले ही इतिहासकार कहते हैं कि हर्ष के द्वारा ये तीनों बुक लिखा गया था, लेकिन एक स्थानीय कवि था धावक, कई बार इसका नाम पूछा जाता है। इसने कुछ पुरस्कार लेकर हर्ष के लिए ये तीनों बुक को लिख दिया था, लेकिन इतिहासकार जो है इस पर सहमत नहीं है। अभी भी इतिहासकार मानते हैं कि प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद जो है हर्ष ने ही संस्कृत में लिखा था। ये इतिहासकार का अपना मत है, सभी इतिहासकार इसी बात को मानते हैं, लेकिन कुछ इतिहासकार का मानना है कि नहीं, धावक एक स्थानीय कवि था जिसने कुछ पुरस्कार लेकर हर्ष के लिए ये तीनों पुस्तक को लिख दिया था। लेकिन हमारे लिए परीक्षा के व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा में यही पूछता है कि हर्ष ने कौन कौन सा बुक लिखा था, किस भाषा में लिखा था, तो संस्कृत में लिखा था। और कौन कौन सा बुक लिखा था, तो प्रियदर्शिका लिखा था, रत्नावली लिखा था, नागानंद लिखा था। ये तीनों बुक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसको हम याद रखेंगे। क्योंकि कई बार खासकर बीपीएससी और कई पीसीएस में तो कई बार पूछा है, एसएससी में भी कई बार पूछा है, आरआरबी में भी कई बार पूछा है, एनटीपीसी में भी कई बार पूछा है, और ये कई बार घुमा फिरा के इस चीज़ को पूछता है। इसलिए हर्ष के द्वारा लिखे गए इन तीनों बुक को याद रखिएगा। और कभी कभी धावक का भी नाम आता है तो इसको भी याद रखिएगा। हर्ष के अंतर्गत भी अधीनस्थ शासक होते थे जिनको कहा जाता था महाराज या महासामंत। हर्ष के अधीनस्थ शासक को महाराज अथवा महासामंत कहते थे। वर्तमान में भी सामंत के बारे में आपको चर्चा मिलता है, महाराज के बारे में भी चर्चा मिलता है। तो कहा जाता था कि जो हर्ष के अधीन शासक थे उनको महाराज या महासामंत कह के पुकारा जाता था। हर्ष के मंत्री परिषद के मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था। अमात्य के बारे में आप पहले भी सुन चुके होंगे कि जब हमने मौर्य वंश पढ़ाया था तो उसमें अमात्य की चर्चा हुई है। तो यहाँ भी मंत्री परिषद में जो मंत्री होते थे या तो उनको सचिव कहा जाता था या अमात्य उनको कहा जाता था। ये मंत्री को सचिव या अमात्य उस समय कहा जाता था हर्षवर्धन के समय। प्रशासन की सुविधा के लिए साम्राज्य को कई प्रांतों में बांट दिया गया था और प्रांत के भुक्ति कहते थे इस प्रांत, और इस प्रांत को क्या कहते थे, भुक्ति कहते थे। और इस भुक्ति का शासक जो होता था उसको राजस्थानीय, चूँकि वह प्रांत जो होता था वह स्थानीय होता था तो उसके शासक को राजस्थानीय, उपरिक और राष्ट्रीय कहा जाता था। याद रखिएगा, तीनों नाम इसके लिए प्रचलित है। प्रत्येक जो भुक्ति का शासक जो होता था वह राजस्थानी, उपरिक अथवा राष्ट्रीय होता था, यही नाम से जाना जाता था। अब भुक्ति का जो विभाजन है, विभाजन जिलों में हुआ था और इस जिला को उस समय जो कहा जाता था विषय, और इसके जो प्रमुख होते थे उसको कहा जाता था विषयपति। इसके बारे में पहले भी पढ़ा चुके होंगे। तो याद रखिएगा,
सबसे पहले साम्राज्य का विभाजन हुआ किस में? प्रांत में। इसको कहा जाता था भुक्ति। अब भुक्ति का 3 गो भुक्ति का शासक हुआ करता था। राज स्थानीय उपरिक, तीनों नाम से शासक यहाँ पे होता था भुक्ति का। राष्ट्रीय, अब भुक्ति के बाद जो बन गया वह जिला, जिसको क्या कहा जाता था? विषय। विषय के प्रधान को क्या कहते हैं? विषयपति। चलिए आगे हम समझते हैं। अब विषयपति के बाद अब इसके नीचे जो होता था वह होता था पाठक, जिसको वर्तमान समय में तहसील कहते हैं। तहसील तो आप समझते होइएगा, उसको उस समय पाठक कहा जाता था। और इसके नीचे होता था ग्राम, सबसे छोटी इकाई होती थी शासन की। और ग्राम के शासक या प्रधान को कहा जाता था ग्रामाछपटलिक, यानी ग्रामाछपटलिक। इसके ग्राम के जो शासक होते थे, प्रधान होते थे, उनको कहा जाता था ग्रामाछपटलिक। वर्तमान में क्या कहा जाता है? मुखिया। हम लोग के यहाँ कौन होते हैं अभी वर्तमान में? गांव के मुखिया होते हैं। उसके बाद सरपंच होता है। तो उस समय जो था ये था ग्राम का प्रधान। कोई भी शासक होगा तो एक प्रशासन में भी एक पुलिस व्यवस्था होगी, जैसे वर्तमान में है। तो उस समय पुलिसकर्मियों को चाट या भाट कहते थे। जैसे अभी होता है क्या? दरोगा होता है, फिर उसके बाद डीएसपी होता है, फिर एसपी होता है, सबसे नीचे जो होता है कांस्टेबल होता है। तो उस समय भी ये व्यवस्था थी पुलिस कर्मियों को, लेकिन उस समय इसको कहा जाता था चाट या भाट। कई बार एग्ज़ाम में ये पूछा है कि चाट और भाट क्या है, तो ये पुलिस कर्मियों को कहा जाता था हर्षवर्धन के समय। और दंड पाशिक तथा दांडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। जैसे अभी हमने बताया ना कि सबसे पहले हमारे यहाँ अभी कौन अधिकारी होता है? सबसे ऊपर जो हो गया एसपी हुआ, उसके नीचे हो गया डीएसपी, उसके नीचे हो गया दरोगा एसआई जिसको कहते हैं, उसके नीचे हो गया कांस्टेबल हो गया। तो इस तरह एक क्रम है। उसी तरह उस समय जो अधिकारी होते थे उनको उस समय दंड पाशिक या दांडिक कहते थे। हमेशा प्रश्न पूछता है, खासकर बीपीएससी में तो पूछा है कि दंड पाशिक क्या कहलाता था। तो ये पुलिस विभाग का अधिकारी होता था दंड पाशिक। और किसके साथ में समय में था? किस शासक के समय में? तो हर्षवर्धन के समय में था। यानी आप कहिए कि पुष्यभूति वंश के समय में ये व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था थी। अब उस समय तो वर्तमान के समय जो है वायुसेना नहीं हुआ करती थी, न ही उस समय जो है नौसेना हुआ करती थी, केवल स्थल सेना हुआ करती थी। तो उस समय की जो स्थल सेना थी वह अश्व सेना थी, अश्व सेना थी। और इसके अधिकारी को बृहदेश्वर कहा जाता है। कई बार पूछा है कि अश्व सेना के प्रधान क्या कहलाते थे, तो बृहदेश्वर कहलाते थे। पैदल सेना भी होती थी, अभी भी है पैदल सेना, सीआरपी, ये सब पैदल सेना है। इसको कहा जाता था बालाधिकृत या महाबलाधिकृत, ये कहा जाता था पैदल सेना को। अब हर्ष के समय कृषि जो था वह बहुत उत्तम अवस्था में था, क्योंकि ये जो हर्ष का जो क्षेत्र है ये उपजाऊ माना जाता है। इधर हो गया गंगा का मैदान, ये सब हो गया। इधर जो है ये भी क्षेत्र उपजाऊ होता है।
तो ये सब उपजाऊ क्षेत्र था, तो यहाँ पे सिंचाई की भी व्यवस्था करने की ज़रूरत था। तो हर्ष ने सिंचाई के साधन भी लगाए थे, साधन की भी व्यवस्था की थी। तो सिंचाई के साधन के रूप में, सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र, जिसको जल पंप भी अभी कहते हैं, का उल्लेख है। ये भी पूछता है कि क्या हर्षवर्धन के समय सिंचाई की व्यवस्था थी? तो हाँ, हर्षचरित में इसका वर्णन है। किस में वर्णन है? हर्षचरित में। पूछता है किस बुक में वर्णन है, तो हर्षचरित में वर्णन है इस सिंचाई के बारे में, साधन के बारे में, और तुला यंत्र के बारे में उल्लेख हर्षचरित में किया गया है। इसको याद रखिएगा। और हर्षचरित की रचना किसने किया था? तो यह भी याद रखिएगा, वानभट्ट। इसी में सिंचाई के साधन का भी उल्लेख है। कई बार प्रश्न पूछता है कि किस में उल्लेख है सिंचाई के साधन का, तो ये हर्षचरित में। हर्ष के समय व्यापार में भी विकास देखने को मिलता है, इसलिए व्यापार के विकास में मथुरा जो था सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। कई बार प्रश्न पूछा है कि हर्ष के समय सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो ये मथुरा प्रसिद्ध था सूती वस्त्र के निर्माण के लिए। कई बार प्रश्न आया है, इसलिए इसको याद रखिएगा, भी आई है। अब हर्ष के समय इनके मंत्री परिषद भी थे। आइए जानते हैं, इससे भी प्रश्न पूछता है। हर्ष चरित के अनुसार मंत्री परिषद कौन है? के अनुसार हर्ष की मंत्री परिषद कौन कौन है? मंत्री परिषद, पहला है भंडी। ये होते थे प्रधान सचिव। जैसे अभी सचिव होता है मुख्यमंत्री के, प्रधानमंत्री के सचिव होता है ना, उसी समय इस समय भी सचिव होता था भंडी, जिसको कहते थे प्रधान सचिव को। दूसरा होता था सिंहनाद। ये कई बार पूछा है एग्ज़ाम में, इसको याद रखिएगा। प्रधान सेनापति, जैसे अभी वायुसेना, स्थल सेना, नौसेना का प्रमुख है, उस समय प्रधान जो सेनापति होता था उसको कहा जाता था सिंहनाद। किसके समय? हर्ष के समय। कुंतल, ये था अश्व सेना का प्रधान, अश्व सेना का प्रधान, इसको कहा जाता था कुंतल। ये पूछता है। और एक होता था गज सेना। गज सेना कहते थे कि हाथी की एक सेना रखी जाती थी, उसको कहते थे स्कंद गुप्त। ये नाम भी है स्कंद गुप्त, गुप्त काल में, याद रखिएगा। तो यहाँ पे गज सेना का नाम है। गज सेना के प्रधान को कहा जाता था। ये हमेशा प्रश्न पूछता है, याद रखिएगा। खासकर सिंहनाद तो कई बार पूछा है, ठीक है। कुंतल भी पूछा है और स्कंद गुप्त भी पूछा है। तो याद रखिएगा, प्रधान सचिव जो होते थे उसको हर्षकालीन में, हर्षचरित में वर्णन है कि उनको भंडी कहा जाता था। जो प्रधान सेनापति होते थे उनको कहा जाता था सिंहनाद। जो अश्व सेना के प्रधान होते थे उनको कहा जाता था कुंतल। और जो गज सेना यानी हाथी को रखते थे, जिस सेना में हाथी होती थी, उसको कहा जाता था स्कंदगुप्त। ये सभी सेना हर्षवर्धन के समय उपलब्ध था, क्योंकि उस समय हेलीकॉप्टर या जो अभी जो जहाज़ है जिससे हम लड़ते हैं, खासकर फाइटर जेट का जो हम लोग उपयोग करते थे, तो उस समय यही अश्व का और गज का उपयोग होता था युद्ध में। ये दो जानवरों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता था। खासकर मुगल काल में तो अश्व सेना को इतना सुदृढ़ और सटीक बनाया गया था कि कई युद्ध जो है ये अश्व सेना के कारण ही मुगलों के समय जीता गया था। गज सेना जब हिंदू शासक भारत में थे तो उनके समय ये ज़्यादा महत्व था, लेकिन मुसलमानों के समय अश्व सेना का महत्व ज़्यादा बढ़ गया था। ये हम आगे पढ़ाएंगे भी। दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी थी पुष्यभूति वंश के बारे में।
हमेशा ही 1 या 2 प्रश्न यहाँ से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वह बीपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो या कोई भी पीसीएस हो, राजस्थान पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो या एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, सीटेट हो, नेट हो। तो उसमें एक प्रश्न आता है, खासकर हर्षवर्धन से तो पूछा ही जाता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। हाँ, लास्ट में इतना ही कहेंगे कि अगर मेरा यह प्रयास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा और फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी इसे शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।